दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगहों पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से एक मौका जो है कह सकते हैं कि वो दिया है। मध्य प्रदेश में काफी अच्छी तस्वीर नजर आई, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के लिए ये फायदा है। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में कौन कौन से विधायक जो हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के या छत्तीसगढ़ विधानसभा के, वो उनकी संपत्ति कितनी है, वो रिपोर्ट सामने आई है। अब ऐसे में इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई है उसे देखकर सीधे तौर पर यह माना जा रहा है जिनकी जितनी संपत्ति है उनकी उतनी भागीदारी नजर आ रही है। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या धन बल जो है वो हावी होता जा रहा है सियासत पर, यानी अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास रुपए हैं तो आपके लिए सत्ता का रास्ता आसान है, अगर नहीं है तो राहें मुश्किल होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे रेजिडेंट एडिटर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, सबसे पहले एक सवाल आपसे, आज एडीआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में कई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो आंकड़े हैं सबसे ज्यादा वही लोग सत्ता में हैं जिनके पास संपत्ति ज्यादा है। तो इसे देखकर क्या समझा जाए? क्या धन बल की स्थिति जो है, धन बल के बगैर आप सियासत का रास्ता, सियासत का सफर मौजूदा वक्त में पूरा नहीं कर सकते? देखिए, ये तो एक स्थापित तथ्य है कि आजकल की राजनीति जितनी खर्चीली हो गई है उसमें धन बल एक अहम योगदान देता ही है। लेकिन अमृत, इसमें देखिए खूबसूरती वे इस लोकतंत्र की, अगर आप जो भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते विधायक जीते हैं उनका परिवार आज भी एक झोंपड़े में रहता है और आज भी मजदूरी करता है तो वो भी जीत जाते हैं। और इस प्रदेश में जो सबसे अमीर विधायकों में से चाहे चैतन्य काश्यप हो, चाहे फिर संजय पाठक हो, ये लोग भी जीतते हैं और सरकार बनती है और सरकार में रहते हैं। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मैं इस बहस को किसी और नज़रिए से भी देखता हूँ। ये तो ठीक है कि भाई ये बहुत अमीर लोग हैं और इनकी आमदनी हर साल बढ़ती है। बावजूद इसके आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक विधायक को एक टेलीफोन का जो भत्ता होता है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का दिया जाता है। शायद वो उस दौर में होगा जब एसटीडी के कॉल्स बहुत महंगे होते होंगे, लेकिन आज अगर आप एक मान लीजिए किसी भी निजी कंपनी के प्लान को लेते हैं तो जो सबसे महंगा प्लान भी पोस्टपेड में आता है वो 1100 रुपये से ज़्यादा का नहीं आता है। और अगर उनके सहायक को भी दे दें तब भी ये 3,000-4,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं आता। मध्य प्रदेश में न सरकार सिर्फ इनको वेतन देती है बल्कि इसके अलावा इन विधायकों को जो मेडिकल का खर्चा है वो लगभग हर राज्य में दिया ही जाता है। लेकिन इसके अलावा जो टैक्स भरा जाएगा वो तक का पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वो सांसद बन जाए तो दोहरी तिहरी पेंशन दी जाएगी। ये तमाम बातों का भार भी जनता पर ही आता है। और आप देखिए कि कोरोना की बात हो चाहे आर्थिक मंदी का दौर हो, जनता की कमाई तो घटती जाती है, लेकिन अगर आप अगले चुनाव में इन्हीं आंकड़ों को लेकर इन्हीं के हलफनामों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर विधायक की संपत्ति 50 गुना, 40 गुना, 30 गुना, 100 गुना तक बढ़ जाती है। तो ये करामत कैसे होती है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इसका विश्लेषण भी जरूर करना चाहिए कि पिछले चुनाव से लेकर अब के चुनाव में क्या बढ़ा क्या घटा। जी, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, यहाँ पर अनुराग जी ने अपनी बातें रखी हैं और काफी अहम सवाल भी उन्होंने यहाँ पर खड़े किए हैं। लेकिन 50 लाख से कम संपत्ति 230 विधायकों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 9 विधायक हैं सर। और ये अगर आप परसेंटेज में देखें तो ये 4% आते हैं जिनके पास 50 लाख से कम संपत्ति है। तो ये सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि बहुत मजबूत इच्छा शक्ति नहीं हुई, बहुत बेहतर जनाधार आपका नहीं हुआ, तो राहें काफी मुश्किल है आपके लिए। निश्चित तौर पर बिना पैसे के तो आप राजनीति कर ही नहीं सकते। आज आप देखिए ना कि सड़क पर राजनीति कौन कर रहा है, कोई जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहा है। सब इसी तरह के जिनके पास पैसा है उनको पता है कि इलेक्शन के टाइम उनको किस तरह से चुनाव लड़ना है और किस तरह से चुनाव जीतना है। आप देखिए ना कि आज की तारीख में सोशल मीडिया की टीम का भी जो है एक बड़ा रोल हो गया, वो भी अपना एक खर्चा है पार्टियों का। और जिस तरह के वो जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो सोकाल समाज सेवा की जो बात करते हैं ना कि उनकी इच्छा होती है वो राजनीति में सेवा के भाव से आए, तो वो सेवा के भाव से नहीं आते, जो है वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ही आते हैं।
अन्यथा आप देखिए पहले जो होते थे, जिनके पास कम पैसा होता था, जो संघर्षशील होते थे, जनता उन्हें चुनती है। आज जनता किन्हें चुन रही है पता है? आज की तारीख में तो आपको एफिडेविट भी देना है, सारे अखबारों में छप रहा है। इसके बावजूद जनता चुन रही है, तो निश्चित तौर पर उनको पता है जनता को कि जो जिसके पास पैसा नहीं है वो हमारा इलाज नहीं करा सकता। आजकल ये बड़ा खर्चा हो गया है नेताओं के पास। अभी पिछले दिनों हमने नरोत्तम मिश्रा जी का ही एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि भाई अब जो कोई जनता का इलाज तो वही कराए जिनको चुना है। तो हर साल हर महीने जो लाख करोड़ रुपए जो लगता है, किसी का 20 लाख खर्च होता है, किसी मंत्री का, किसी का 50 लाख, क्योंकि क्षेत्र के लोग आते हैं बंगले पर और फिर उनको हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराना पड़ता है। तो ये भी एक अलग तरह का जो है पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, वोटों की एक्सरसाइज है, जिसमें पैसा लगता है। और केवल तनख्वाह से, केवल वेतन भत्तों से आज की तारीख में राजनीति संभव नहीं है। जो चुन भी लिया जाता है यदि कम पैसे वाला है, तो दोबारा फिर उसको टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो दोबारा जो है वो चुन के नहीं आ पाता, ना तो चुनाव लड़ पाता। वो तो पार्टी को खुद ही मना कर देता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और पार्टियां भी इतना पैसा कहाँ देती हैं कि पूरा खर्चा उसको दे रही हो, सारा खर्चा उठा रही हो। वो तो कुछ पैसे दे देते हैं और एक चुनाव 10-10, 20-20 करोड़ रुपए में यदि लड़ा जाएगा विधानसभा का, इससे भी ज्यादा में लड़े जा रहे हैं चुनाव। तो आप सोचिए ना कि एक सामान्य व्यक्ति या एक पार्टी किसी एक कैंडिडेट को कितना पैसा देगी। तो जो लोग अपना पैसा लगाते हैं वो मल्टीप्लाई करने के लिए लगाते हैं, इसलिए वो राजनीति में भी आते हैं। जी नीलेश, हम हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, आपने तो चुनाव को काफी करीब से देखा है। यहाँ एक अहम सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, जो हिसाब दिए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई उतने ही खर्च होते हैं चुनाव में, और चुनाव में पैसों की कितनी अहमियत मौजूदा वक्त में नजर आती? देखिए, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कई जगह कई ऐसी सीटें हैं जहां पानी की तरह पैसे बहाए जाते हैं, और ये आम चर्चा का विषय रहता है। क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की जो टीम होती है वो नहीं पकड़ती या वो नहीं पकड़ पाती, इस वजह से वो चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाती। लेकिन जो आंकड़े एडीआर ने जारी किए हैं, बड़ी हैरानी हो रही है मेरे को। खासकर छत्तीसगढ़ के लोवेस्ट जो इनकम वाले लोग हैं उनकी लिस्ट देखकर ईश्वर साहू उसमें तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं मेरे को। जबकि छत्तीसगढ़ में ईश्वर साहू के घर हम कल ही गए थे इस रिपोर्ट के लिए, और आज रिपोर्ट भी हम उसका दिखाए हैं। 2 कमरे का झोपड़ी नुमा मकान है और उसमें पूरा 7 लोगों का परिवार रहता है। ईश्वर साहू की जो प्रॉपर्टी है उसमें उनके खाते में जो उनकी अपनी रकम है वो 50,000 रुपए मात्र है खाते में। 11 लाख रुपए बीजेपी की ओर से मदद के लिए दी गई थी जब उनके बेटे की हत्या हो गई थी, और उसके बाद उस पैसे को भी उसमें शो किया गया। इसके बाद भी वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं लोवेस्ट उसमें। जबकि गोमती साय जो सांसद रह चुकी हैं, काफी पहले से बीजेपी की प्रत्याशी भी रही हैं और विधायक भी रही, उसके पहले नेता नेत्री रही हैं, एक बड़ा प्रतिनिधित्व करती हैं रायगढ़ क्षेत्र में। उनकी प्रॉपर्टी उनसे कम बताई गई है, उनके ऊपर भी कुछ लोगों के नाम है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि जब आप इनके घरों में जाते हैं, हो सकता है जो प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाली बात होती है कि मेरे नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी पत्नी के नाम पर है, या मेरी माँ के नाम पर है, मेरे पिता के नाम पर है, मेरे भाई के नाम पर है। जब एडीआर की रिपोर्ट आती है तो उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता, एसेट्स को शामिल नहीं किया जाता। इस वजह से मेरी अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो कम शो होती है। अजय चंद्राकर 3 साल की सरकार में 3 बार की सरकार में, माफ करिएगा, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसमें 2 बार मंत्री रहे। उनके बंगले पर अगर आप चले जाएं रायपुर में खासकर, तो आप देखकर हैरान रहेंगे, इतना आलीशान बंगला बना हुआ है, लेकिन उनका नाम जब हाईएस्ट उसमें आ रहे हैं तो काफी नीचे आ रहा है। ऐसे में मतलब ऐसा लगता है कि जब एडीआर ऐसे रिकॉर्ड को शो करता है तो सिर्फ जो वो कहते हैं ना कि सीए द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टीज की जो रिकॉर्ड होते हैं, जो ऑन पेपर दिखते हैं, कहा जाता है कि नेताओं के पास या बड़े अधिकारियों के पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बेनामी संपत्तियां होती हैं, उसका जिक्र एडीआर रिपोर्ट में नहीं होता। इस वजह से ये जो जारी होता है इसमें विश्वास कर पाना आमतौर पर ये मुश्किल है कि हर जो भी, चाहे वो हाईएस्ट का जारी किया गया हो चाहे वो लोवेस्ट का जारी किया गया हो, वो एक्चुएट है, एकदम एग्जैक्ट है, उसको कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं इस रिपोर्ट में। जी अमृत। बिल्कुल, नीलेश ने एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर खड़ा किया है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेनामी संपत्ति की बात होती है या फिर चुनाव में कई दफा ऐसा देखा जा रहा है कि कैंडिडेट जो हैं उनके समर्थन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो अपनी तरफ से बहुत चीजों का इंतजाम कर देते हैं जिसमें काफी पैसे खर्च होते हैं। ये चीजें दिख नहीं पाती हैं सर। नहीं, बिल्कुल ये चीजें जो है, हाँ, कैसे दिखेंगी?
यदि कोई कर रहा है उसको रिकॉर्ड में तो आती नहीं, और जो ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, ये उनका काम है देखना। यदि आप जो कहीं भी पैसा खर्च कर रहे हैं या कहीं भी आप ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन को आप इफेक्ट करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्जर्वर होते हैं। लेकिन होता क्या है पूरे सरकारी सिस्टम में कि जो जिसकी सरकार है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, और ये बड़े पैमाने पर होता है। कई बार जो खर्चा है आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी करते हैं, जो कैंडिडेट का खर्चा हम देखते हैं ना कि चुनाव में मिनिमम खर्चा वो दिखाते हैं, कम से कम खर्चे में वो बताते हैं कि लिमिट से भी कम खर्च में कई लोग चुनाव जीत जाते हैं। और जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है वो इस पर कभी गौर भी नहीं करता कि इतना कम खर्चा कैसे हो गया, इतना ज्यादा प्रचार था, इतने ज्यादा सभाएं हुई, इतनी गाड़ियां लगी। गाड़ियों का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है ना कि कितनी गाड़ियां लगी, कहाँ लगी, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता। और जितने दिन चुनाव चलता है जो समर्थक है उनका भी खर्चा होता है, वो समर्थकों को भी होता है। पोलिंग जिस दिन होता है उस दिन जो पोलिंग पार्टी होती है उसका खर्चा तो कोई काउंट ही नहीं करता कि उनको कितना खर्चा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी इस पूरे सिस्टम में, यदि आपको बिल्कुल ऐसा जो इलेक्शन है बिल्कुल आपको जीरो एक्सपेंडिचर का बनाना है, तो जो है आपको कैंडिडेट ऐसे मिलते भी नहीं है कि जो बिल्कुल ये कह दें कि सामने हम तो बिना पैसा खर्च किए लड़ेंगे। पहले ये होता था कि जनता हमारा चुनाव लड़ेगी, मेरे पास तो पैसा है नहीं। आज की तारीख में तो जो बात ही वही आ रही है कि आप कहीं भी देखिए, कंट्री वाइड कहीं भी देखिए कि जो पैसा जिनके पास होता है वही लड़ते हैं, और वही जो है मंत्री भी बनते हैं और मुख्यमंत्री भी बनते हैं। अब जो एक बार पद पर आ जाता है उसकी संपत्ति को तो आप देखिए कि वो कितनी बढ़ जाती है। जब वो पद पर नहीं रहता है उसका एक्चुअल जब इनकम टैक्स कोई रिव्यू करेगा, उसका जो रिटर्न फाइल करता है, तो पता लगेगा कि जिन चीजों को वो छुपाता रहा था वो उन्हीं को बाद में पद से हटने के बाद उसने अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल किया हुआ है कि मेरी ये संपत्ति बढ़ गई, लैंड आपकी जमीन बढ़ जाती है, आपके बड़े फार्म हाउस होते हैं वो भी बेनामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है वो इलेक्शन में जो पैसा खर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं वापस भी वो लेते हैं, और पूरी एक्सरसाइज उसी की है ये, जिसके पास पैसा है वही राजनेता है और वही पद पर है। जी बिल्कुल अनुराग सर, ये एक बड़ा खास मसला है, और अगर इस पर गौर करें अपने आप में ये भी खास है कि जो जीत जाते हैं उम्मीदवार, जो विधायक एक बार बन गए, उनका जो भी व्यापार है, उनके जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वहां उन्हें नुकसान नहीं होता, उनके प्रॉफिट जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये भी खैर गौर करने वाली चीज है। आपसे ये समझना चाहेंगे 2018 की बात करें तो 81% जो है यहां पर करोड़पति थे विधायक। 2023 में अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 89% है। ये सीधे तौर पर ये जो आंकड़े हैं ये इशारा कर रहे हैं कि भैया अब जो गरीब हैं उनके लिए ये रास्ता मुश्किल है, जिनके पास संपत्ति है उन्हीं की भागीदारी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ रही है। बिल्कुल अमृत, ये साफ तौर पे बताता है कि गरीब प्रदेश के अमीर नेताजी, और दिनेश भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही और उस पर गौर करना चाहिए कि क्या सिर्फ नेता अपने लिए पैसा बना रहे हैं या क्या समाज भी उनको इस तरह से ही देखता है। दिनेश भाई ने एक वाकया बताया कि कोई बीमार होता है तो उसको उम्मीद होती है कि उसके इलाके का विधायक या सांसद पैसे खर्च करे, और वो जब आते हैं तो इस उम्मीद के साथ आते हैं। इस उम्मीद में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप किसी भी विधायक के घर जब भी सत्र चलता है तो चले जाइए, तो आप देखिएगा कि कम से कम उसके इलाके के 150 लोग प्रतिदिन आते हैं। इन लोगों को अगर वो चाय ही पिलाए और उसी पैसे को अगर आप महीने में जोड़ दें तो कम से कम उसकी तनख्वाह के बराबर वो चाय और नाश्ता जो है उसका रकम, उसकी पूरी की पूरी तनख्वाह उसी में चली जाएगी। फिर उनको खाना खिलाना, कई विधायकों ने तो ये भी किया कि अगर उनको कोई सरकारी बंगला मिला है या फिर उनको विधायक विश्राम गृह मिला है तो वहाँ पर अपने इलाके के लोगों को रखते हैं। कई मतदाताओं का ये भी भरोसा रहता है या उम्मीद रहती है कि उनके बच्चे का अगर दाखिला कराना है उसमें विधायक जी या नेताजी मदद कर दें। उनके घर में कोई अगर कार्यक्रम है, शादी ब्याह का, जन्म मरण की कोई बात हो जाती है, वहाँ पर भी नेताजी जाएं। तो कई बार समाज भी अपने रूप में अपने नेताओं को इस तरीके से देखता है। ये सही बात है कि कई बार एक आप कह लीजिए कि हम यही देखते हैं कि वो साल दर साल अपने रकम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या बतौर समाज भी हम उन्हें इस तरह की चीज़ों के लिए मजबूर करते हैं, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जैसा नीलेश भी कह रहे थे, नीलेश ने भी एक बहुत अहम बिंदु उठाया। ये तमाम जो इस तरह के रिपोर्ट्स या सर्वे आती हैं, जैसे ईश्वर साहू की बात उन्होंने की, वाकई उनके बेटे की हत्या हुई, बेहद गरीब परिवार से आते हैं।
हाल फिलहाल में उनकी मदद की गई है, जो सरकार ने या फिर जो विपक्षी दल और अब सत्ता में लौटी है बीजेपी, उनके नेताओं की तरफ से मदद हुई है, तो उस रकम को भी जोड़ देना तो उससे फिर एक ऐसी छवि बनती है कि नहीं, ये तो लखपति हैं, इनके पास पैसे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। अमृत जी, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर है जहां जो हम सोचते हैं, जो हकीकत है, वो उससे परे है। दिनेश जी भी हमारे साथ हैं। सर, अगर आप कोई सवाल लेना चाहें तो ले सकते हैं। अनुराग सर। आप दिनेश भाई से मैं यही जानना चाह रहा था कि जो अक्सर एक छवि बन जाती है, एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं परसेप्शन बन जाता है कि ये तमाम लोगों ने ये जो पैसा कमाया होगा ये भ्रष्टाचार के जरिए ही कमाया होगा या तंत्र को किसी तरह से जोड़ तोड़ कर ही कमाया होगा। दिनेश भाई, आपके इतने सालों के लंबे अनुभव में क्या आपको लगता है कि हर नेता ही बेईमान होता है? देखिए, जो होते हैं अनुराग जी, को फिर हमको वापस नहीं दिखते। एक बार जो चुन के आ जाते हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर वो लंबे समय तक कोई स्टैंड नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत सारे नेता देखे मध्य प्रदेश में जिन्होंने मोरल पॉलिटिक्स, मोरल ग्राउंड पर पॉलिटिक्स की। उन्होंने अब सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया होगा, आने जाने के लिए भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस यूज की होगी। मैंने ऐसे भी मंत्री, मुख्यमंत्री देखे हैं जिन पर उन पर पद पर रहते हुए आरोप लगे, और जो आरोप लगे उनको वो डिनाई करते रहे। लेकिन अभी जब वो फिर से चुनाव लड़े पद से हटने के बाद, तो मैंने देखा कि वो जिन आरोपों को डिनाई करते रहते थे, वो चीज उनके अभी जो एट प्रेजेंट शपथ पत्र दे रहे हैं वो उसमें शामिल थी। हमारी याददाश्त इतनी छोटी है कि हम चीजों को भूल जाते हैं, और हम जो है पैसा कमाना, आप किस तरह से कमा रहे हैं वो तरीका गलत हो सकता है। पैसा तो हर आदमी कमाता है, और आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो सार्वजनिक जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो ट्रांसपेरेंसी, और लोगों को कहीं ना कहीं जो उसमें कोई पक्षपात ना हो लोगों के साथ। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन होता है क्या? यदि हमारे देश के जो सिस्टम है, उस सिस्टम में पॉलिटिशियन यदि करप्ट हो जाएगा, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को करप्ट होने में बहुत समय नहीं लगेगा। और ब्यूरोक्रेसी जब करप्ट हो जाएगी, तो फिर आप सोचिए कि सिस्टम का क्या होगा। आम आदमी के लिए गुड गवर्नेंस केवल एक अच्छा शब्द हो सकता है, लेकिन वो गुड गवर्नेंस उसे मिलता नहीं है। हर दफ्तर में कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी चीज की वसूली की जाती है। ये आप और हम सब जानते हैं कि ये किस तरह से होता है। और ये पॉलिटिकल लेवल पर जो करप्शन है, ये उसी की देन हम देख रहे हैं कि नीचे तक। इसलिए कहते हैं ना कि जो भ्रष्टाचार की गंगा है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। बिल्कुल। तो एक अहम सवाल जिसका जिक्र यहाँ पर अनुराग सर ने किया है। नीलेश, एक सवाल। जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे यकायक बाल कवि बैरागी जैसे जैसे दिनेश सर ने बहुत अच्छा नाम लिया, बहुत अच्छी बात कही। और नीलेश, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे भी कि क्या ऐसे जो ईमानदार नेता हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी कई जिसकी ओर दिनेश जी इशारा भी कर रहे थे कि जिनके नैतिक मूल्य बहुत ऊपर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ईमानदारी से अपना वो काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ज़रूर ऐसे नेता होंगे। क्या आपको भी लगता है कि इनकी बात ज़्यादा नहीं होती, जिन्होंने एक नैतिक रूप से मानदंड स्थापित किए हैं? जी, छत्तीसगढ़ में ईमानदार नेता, सर ऐसा नहीं है कि ईमानदार नेता नहीं है या सारे नेता जो जिनकी प्रॉपर्टीज है वो भ्रष्ट हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना यही था कि जो प्रॉपर्टीज में शो किए जाते हैं, एडीआर रिपोर्ट की बात हो या फिर निर्वाचन आयोग की जो रिपोर्ट हो, उसमें जो एक्चुअल रहता है, जो दिखता है, उससे बिल्कुल अलग रिपोर्ट नजर आती है। ईमानदारी की बात करें तो अब जब तक साबित ना हो जाए, हम किसी को भ्रष्ट कहना भी थोड़ा सा वो रहेगा कि इनके पास प्रॉपर्टी आई तो गलत तरीके से ही आई होगी, क्योंकि उसकी एजेंसियां अलग अलग काम करती हैं, वो जब तक साबित न कर दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई व्यक्ति आपको 35 लाख 40 लाख की गाड़ी में घूमता नजर आता है, जब कोई व्यक्ति एक आलीशान महल जैसे बंगले में रहता नजर आता है, जिसकी लेविश जो स्टाइल है रहने का, वो महंगे कपड़े पहनता हो, महंगी घड़ियां पहनता हो, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टी की बात आती हो, जब शो करने की बात आती हो, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ बस नजर आती हो। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि फिर वो प्रॉपर्टी जो दिख रही है, जो उसके लेविश स्टाइल पे दिख रही है, क्या वो सही मामले में किसी और की प्रॉपर्टी है? जैसा कि सीएस के द्वारा शो किए जाते हैं, जब पूरी जांच होती तब शो होता है कि ये तो इनकी पत्नी की थी, बहन की थी, भाई की थी या किसी और की थी। तो क्या वाकई उनकी पत्नी, बहन या भाई या जो भी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी हो, उनके द्वारा कमाई गई प्रॉपर्टी है, ईमानदारी से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, जो जिसका लाभ इनको
मिल रहा है लाइफ स्टाइल में, ये बर्दाश्त करने जैसी या ये समझने जैसी बात बड़ी गंभीर हो जाती है कि क्या कोई एक मंत्री जो 2 बार का मंत्री रहा हो, इतना लेविश हो, उसके पास प्रॉपर्टी मात्र 5 करोड़ रुपए हो, जबकि आज हम या आप कोई एक घर खरीदने जाते हैं, छोटा सा 2 BHK भी लेते हैं तो भी उसकी सामान्य घर जो है वो 35 से 40 लाख रुपए में आता हो। तो ऐसे जगह पर क्या प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी होगी, ये सोचना समझना, और ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो सरकारी रिपोर्ट खासकर होती हैं, उस पर विश्वास करना आमतौर पर मुश्किल ही होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ऐसे ही होंगे, कई ऐसे लोग होंगे। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उदाहरण रहे हैं सिंहदेव, पहले वित्त मंत्री रहे, मैं उनका नाम स्किप कर रहा हूँ, सरनेम सिंहदेव था, आपको शायद अनुराग सर याद भी होगा, एकदम स्किप हो रहा है मेरा उनका नाम, लेकिन छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे, वो राज परिवार से थे, लेकिन आप उनकी स्टाइल देखेंगे रहने के लिए तो एकदम सामान्य तरीके से घर में अगर चले जाएंगे तो एक गमछा और कुछ ऐसे कपड़े जो वो 2 से 3 बार लगातार पहन लेते थे, पूछने पर कहते थे कि ये आम नागरिक के जैसा ही मैं रहता हूँ, जबकि उनके पास एक महल था। उनका स्टाइल रहने का अलग था, वो बिरले लोग होते हैं। लेकिन जब बाकी लोग हैं जी निश्चित तौर पर नीलेश, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है यहाँ अनुराग सर ने जिसका जिक्र किया था कि अगर आप विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में हैं और आप किसी इलाके में जाते हैं तो जाने का खर्चा, वहां के लोगों से आप मुलाकात करते हैं, वहां से कोई आपसे मिलने आते हैं तो उन्हें चाय पिलाने का खर्चा भी अपने आप में एक मुश्किल है। यहां पर 10 लाख रुपए से लेकर करीब 300 करोड़ तक की संपत्ति है, ये आंकड़े सामने आए हैं। वक्त कम है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े रायपुर से हमारे सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, कई चीजें सामने आई हैं और 2018 से लेकर 2023 तक संपत्ति में इजाफा हुआ। हालांकि एक जरूरी चीज जो है वो अपने आप में खास है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, कई लोग जो हैं वो सरप्राइज होंगे, पर इनकी संपत्ति जो है, जैसे कुछ लोगों की संपत्ति आप 296 करोड़ देख रहे हैं, कुछ की 10 लाख देख रहे हैं, इनकी संपत्ति जो है वो करीब 8 करोड़ है। और ऐसे ही तमाम जो है जानकारी सामने आई इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।